तो आज जो हमारा टॉपिक बन जाता है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो खाद्य नीति, फूड पॉलिसी एंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी राइट्स पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का फर्स्ट पैरामीटर होता है कि उस देश के जो लोग हैं उनको आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धता हो। अगर हमारे देश में आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होती है तो लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल वो देश अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसलिए 2013 में सरकार ने इसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये आपका राइट्स है, यानी आपको खाना खाना ये या बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, इसको फुलफिल करना ये आपका राइट्स है और इसे 2013 में इंप्लीमेंट किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत की खाद्य नीति, अगर मैं पहली बात करता हूं तो 1943 में बंगाल के अकाल के बाद विकसित हुई। ठीक है। जब बंगाल में अकाल पड़ा था, देखिए उस समय हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं था और हम लोग क्या करते थे, परतंत्र थे। और उस समय टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना होने के कारण हम लोग क्या करते थे, मानसून पर निर्भर करते थे। ठीक है। मानसून अगर आया तो ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती थी और लोगों को आवश्यक जो फूड्स थे वो मिल जाते थे। लेकिन 1943 में जब बंगाल में अकाल हुआ, अकाल ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था, लेकिन अकाल इसके पहले बहुत बार पड़े थे और बहुत ज़्यादा हमारे लोग इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन 1943 में जब बंगाल का अकाल हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप देश में 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भूख के कारण, भूखमरी के कारण 10 लाख से अधिक लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है। इस अकाल को आंशिक रूप से खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की कमी और आंशिक रूप से पीड़ितों की क्रय शक्ति की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है। आपने नाम सुना होगा अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन का, इनकी पीएचडी थीसिस इसी पर है, आपके खाद्यान्न नीति पर है। तो उन्होंने अपनी थीसिस, बहुत पतली थीसिस थी, रिसर्च जो थीसिस होती है बहुत पतली थी, इनकी 100 पेज से कम की थीसिस है। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो बंगाल में अकाल पड़ा था, वास्तव में खाद्यान्न की उपलब्धता तो थी लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो सही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि इस अकाल के परिणाम स्वरूप 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो आवश्यक फूड ग्रेन था, चावल, उसको कुछ पूंजीपतियों ने मिलकर के क्या कर लिया था, उसको कलेक्ट कर लिया था और मार्केट में इसकी क्राइसिस को जनरेट किया था। और क्राइसिस को जनरेट करने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिस क्राइसिस को जनरेट करने के परिणाम स्वरूप जो प्राइस ऑफ द जो राइस था वो कंटिन्यू बढ़ गया था, जिससे अकाल उत्पन्न हुआ था। इन्होंने अपनी थीसिस में इस प्रकार का एक वर्णन किया था जिसपे इन्होंने अपनी पीएचडी की थी। तो इस प्रकार जो अकाल को आंशिक रूप से खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की कमी, यानी जो बंगाल का अकाल पड़ा था उसमें जो एक्सेसिबिलिटी या सप्लाई ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स कम थे, और दूसरा था कि जो पीड़ित थे उनकी परचेजिंग पावर कम थी, इसलिए वो काल कबलित हुए थे। यानी दो कंपोनेंट इसके अंतर्गत मेजर आए थे कि एक जो हमारे पास क्या थी कि सप्लाई बहुत कम थी और दूसरी पास हमारे पास क्या होती थी, परचेजिंग पावर कम थी, इसलिए हमको ये प्रॉब्लम्स आया गया था। तो यानी दो कंपोनेंट बेसिकली थे जो बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार थे। 1943 में खाद्यान्न नीति समिति की नियुक्ति की गई। यानी पहली, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट फूड पॉलिसी का अनि, तो आप बताइएगा कि 1943 के खाद्यान्न नीति के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया, यानी इस पर सोचा गया था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज थियोडेर समिति ने, ये इंपॉर्टेंट है सिविल के लिए, सिविल सर्विस में इसको बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि जब पहली हमारी फूड ग्रेन पॉलिसी बनी तो पहली फूड ग्रेन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आप बताइएगा। सर जॉर्ज थियोडोर समिति ने भविष्य में इस तरह की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए खाद्यान्न की राशनिंग की सिफारिश की। अब देखो, ये जो राशनिंग होता है ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है। राशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि राशन हम जो ले ले, ये नहीं होता है। ठीक है। जब मैं था तो यही समझता था कि जो राशन अवेलेबिलिटी, नहीं, राशनिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार का जो खाद्यान्न का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो है
उसको बिना बैरियर के क्लियर रखना। मतलब किसान अगर अनाज उत्पादन करते हैं तो वो मंडी में जाता है, फिर बफर स्टॉक में जाता है, और फिर वो बाजार में बिकने के लिए आता है, और बाजार से बिकने के परिणाम स्वरूप कंज्यूमर को जाता है। तो ये जो फ्लो है, इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, राशनिंग कहते हैं। यानी सरकार इस फ्लो के जो बीच में बैरियर आता, अगर मंडी तक जाने में कोई समस्या है, ठीक है, मंडी से मार्केट में जाने में कोई समस्या है, तो इन फ्लो को सरकार प्रशासन के द्वारा क्लियर रखती है, ताकि इस प्रकार की कोई भुखमरी उत्पन्न ना हो पाए। तो खाद्यान्न की राशनिंग का मतलब होता है कि जहां से खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और कंज्यूमर तक जहां पर खाद्यान्न पहुंचा, उसके बीच के फ्लो में जो भी बैरियर्स आए, उस बैरियर्स को प्रशासन के माध्यम से रिमूव करना खाद्यान्न की राशनिंग कहलाती है। ठीक है, तो यानी जो लोग आवश्यकता है जिनको, उन तक इस खाद्यान्न की अवेलेबिलिटी को बनाना, खाद्यान्न की अवेलेबिलिटी को पहुंचाना, यही खाद्यान्न राशनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला, तब से क्रमिक सरकारें, देखो अब देखो यही राशनिंग, अगर मैं अब राशनिंग को बोलूंगा तो राशनिंग का आप मतलब समझ जाओगे कि फ्री फ्लो ऑफ द फूड ग्रेन सिस्टम। फ्री फ्लो का मतलब होता है उत्पादन से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने वाली जो सिस्टम है, प्रणाली है, उस प्रणाली को प्रॉपरली काम करने देना आपका खाद्यान्न की राशनिंग कहलाएगी। तो खाद्यान्न की राशनिंग, क्योंकि देखो इस भ्रष्टाचार के युग में आपने देखा होगा पीडीएस राशन की दुकानों के माध्यम से जो अनाज आपको मिलता होगा, आज उसमें भी राशनिंग की प्रॉब्लम है, यानी फ्री फ्लो नहीं मिलता होगा। कहीं पर चावल कम कर देते हैं, कहीं पर गेहूं कम कर देते हैं, कहीं पर और चने कम कर देंगे, दाल कम कर देंगे, या कहेंगे ये चीज नहीं आया है। तो आज भी जो खाद्यान्न की राशनिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से प्रभावित हो रही है। लेकिन सरकार चाहती है कि खाद्यान्न की जो राशनिंग है वो प्रॉपर हो, ताकि जो एक अंतिम छोर है, अंतिम छोर एक उपभोक्ता जिसको राशन की आवश्यकता है, उसको हम वो राशन उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो तब से क्रमिक सरकारें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, आपको मैंने बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाजों को किसानों से खरीद लेती हैं, और इस अनाज को खरीदने के बाद मंडी के माध्यम से बफर स्टॉक में रख दिया जाता है। और जब हमारे पास कोई क्राइसिस आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो हम प्रोक्योरमेंट प्राइस में, पीपी में, मैंने आपको समझाया था पीपी में, प्रोक्योरमेंट प्राइस में इसे उपभोक्ताओं को बांट दिया जाता है राशन की दुकानों के माध्यम से। तो ये राशनिंग है, ठीक है, माध्यम से देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किसानों से कहा जा रहा है कि आप उत्पादन करिए, आप ये मत टेंशन लीजिए कि आपका अनाज कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपके अनाज को खरीद लेगी। निश्चित रूप से वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपकी लागत को कवर करेगा। तो इस प्रकार जो अनाज हम खरीद लेंगे तो किसानों को नुकसान नहीं होगा, और परिणाम स्वरूप वो हमारे बफर स्टॉक में रहेगा, और खाद्यान्न की राशनिंग के माध्यम से आवश्यक वर्ग, यानी जो उपभोक्ता जिसको जो हंगरनेस का शिकार है, हम उसको उपलब्ध करा देंगे। तो ये बात तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के संपादित कर रही है। और दूसरा था उपभोक्ताओं की अनाज की पूर्ति के लिए तंत्र बनाना। देखो एमएसपी के माध्यम से हम किसानों से अनाज खरीदते हैं, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ फूड ग्रेन, वो फूड पॉलिसी का ही पार्ट है। आप ये मत समझिएगा कि नहीं ये एग्रीकल्चर पार्ट, नहीं, फूड का। देखो किसानों से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज को खरीदते हैं और कहाँ रखते हैं, बफर स्टॉक में रखते हैं। और उपभोक्ताओं की अनाज की आपूर्ति के लिए तंत्र बनाना, और इसके अंतर्गत हम प्रोक्योरमेंट प्राइस पर उनको अनाज प्रोवाइड करते हैं। और गांव की जो खाद्यान्न की दुकान है, राशन की दुकान है, उसके माध्यम से पूर्व में निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास दो चैलेंज था, एक तो किसानों से अनाज को खरीदना और उसको रिजर्व करना, उसको रखना। आज भी रखना एक बड़ी समस्या है। मंडियों में अनाज क्या करते हैं, खरीद करके रख लेते हैं, उसको चूहे खाते रहते हैं, वो बरसात में सड़ता रहता है। तो आज भी हमारे पास बफर स्टॉक अच्छा ना होने के कारण हमारे पास आज भी, वैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने काफी हमको बफर स्टॉक या भंडार गृह की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन आज भी हमको जितने बफर स्टॉक या भंडार गृह की आवश्यकता उतने
उतने उपलब्धता नहीं है। दूसरा, इसमें सड़ने गलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और हमारे पास जो फूड ग्रेन रखने के स्टोरेज हैं वो बहुत डामाडोल कंडीशन में चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमको एक सार्वजनिक तंत्र बनाना है और इसी प्रकार हमको उपभोक्ताओं को जो वितरण प्रणाली है, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों और असुरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इनको इसके अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य फूड ग्रेन पॉलिसी में रखा गया। यह स्पष्ट है कि भारत की आजादी के बाद से देश में खाद्य और कृषि नीतियों का उद्देश्य क्या है? भूख पर हमको कंट्रोल करना, यानी जो भूखमरी है उसको समाप्त करना, खाद्य असुरक्षा, अगर कोई हमारे पास अनसर्टेनिटी कंडीशन आ जाती है तो खाद्य जो असुरक्षा उसको समाप्त करना और गरीबी को कम करना, यह हमारा भारत में आजादी के बाद लक्ष्य था। साथ ही खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार बनाए रखने पर ध्यान दिया गया। यानी खाद्य सुरक्षा के उपाय में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, देखिएगा कि 1966 में जब हमारे पास हरित क्रांति संपादित की गई थी और उसमें 5 फसलों पर, ठीक है, 5 आपके पास क्या होता है कि टूल्स के माध्यम से, जैसे आपका था आपका मशीनीकरण था, HYV सीड्स था, इनके माध्यम से 5 राज्य के जिलों में इसे इंप्लीमेंट किया गया था ताकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन तेजी से बढ़े और साथ ही साथ इसके पर्याप्त भंडारण के लिए भी बहुत ज़्यादा सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, त्यागी की इसकी रिपोर्ट में ये हमें मिलता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी है, क्योंकि दिल्ली के फुटपाथ में आज भी 50 लाख लोग शाम को बिना खाद्यान्न के, यानी बिना खाना खाए हुए आज भी सोते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि देश में इतना अधिक खाद्यान्न है, आपने देखा होगा इतना अधिक खाद्यान्न है, गांव में खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लेकिन दिल्ली जैसे जो कैपिटल है, यहां पर आखिर क्यों ये लोगों को 50 लाख लोगों को आज भी फूड ग्रेन के बिना सोना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं इनके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है। ठीक है, देखिए खाद्यान्न की अवेलेबिलिटी के लिए आपको आधार कार्ड, आपको राशन कार्ड, आपको परमानेंट एड्रेस होना चाहिए था और इन लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का है लेकिन वो माइग्रेट होकर के किसी अदर स्टेट में चला जाता है, अदर सिटी में चला जाता है, जहाँ पर उसका पर्याप्त एक आवास नहीं है, उसके पास कोई मान लीजिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या उसको खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है? तो इस पर हमको एक बहुत ज़्यादा विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे देश में बहुत से पॉपुलेशन है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में माइग्रेट करके जाती है और उनको खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत लाना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हमें उसे लाना आवश्यक होगा। कृषि मंत्रालय द्वारा अपने ड्राफ्ट दस्तावेज में भारतीय कृषि विजन 2020 एडी, इनका एग्रीकल्चर जो था ना, कृषि विजन करके आया था 2020 एडी में लगाए गए अनुमानों के आधार पर 1350 मिलियन लोगों, यानी आपके पास, यानी गरीबों को खाद्यान्न की मांग पूरा करने के लिए खाद्यान्न की मांग को 324 मिलियन टन होना चाहिए। यानी अगर हमको जो आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और उनकी डिपेंडेंसी डिग्री भी बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की उपलब्धता करानी होगी, इसलिए हमको एग्रीकल्चर पॉलिसी को और अधिक इंप्रूव करना होगा। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित के माध्यम से पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने वो जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में उन्होंने देखा, भारतीय कृषि विजन 2020 एडी में उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में हमारे जहां फूड ग्रेन पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हमारे खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उन लोगों को हमको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाना होगा। इसलिए सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक अच्छा प्रयास करें और इसके लिए
कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएं। इसके लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कहते हैं, कुशल खरीद, उचित नीतिगत उपायों के माध्यम से खाद्यान्न का भंडारण और वितरण, यानी हम अनाज की जो खरीदारी है वो करें, उसको हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो बने भंडारगृह हैं उनमें सुरक्षित रखें तथा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जिस वर्ग को आवश्यक है। अब देखो हमारे देश में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस वर्ग को आवश्यक है उस वर्ग को खाद्यान्न उपलब्धता न होकर के अन्य वर्ग को हो रहा, यानी जो हमारा लक्षित समूह है वो लक्षित समूह हम अपने लक्षित समूह के पास उस खाद्यान्न को उपलब्धता को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एक बड़ी समस्या होती जा रही है। तो सरकार को अब देखिए इसके लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जा रही है, राशन कार्ड को अपडेटेशन किया जा रहा है, इसलिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रैकिंग किया है, जीपीएस ट्रैकिंग भी कर दिया है, ताकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की आवश्यकता हो केवल उसी व्यक्ति को इसका लाभ मिले, अन्य व्यक्ति इसका मिसयूज ना कर सके। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के रखरखाव सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मैंने बताया था आपको कि 1997-98 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, और जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि जो हमारा बीपीएल परिवार था उस बीपीएल परिवार में हमने टारगेटेड ग्रुप बनाया था, और उस टारगेटेड ग्रुप को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल हमने देने का लक्ष्य रखा था। और इसके अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस है खाद्यान्न की उपलब्धता कराना था। तो यही हमारे पास एक फूड ग्रेन पॉलिसी थी कि हमको उस वर्ग को, जो वर्ग के पास परचेजिंग पावर नहीं है या जिसके पास खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है, उसको इसके अंतर्गत लक्षित करके उसको उचित दाम पर अनाज की उपलब्धता को कराया जाने का मुख्य लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप शहरों में देखोगे, आप इलाहाबाद में देखे होंगे, अर्बनाइजेशन लगातार हो रहा है। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर लोग मकान बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनती चली जा रही हैं, लोग अपना बिजनेस ओपन करते जा रहे हैं, जिससे हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार डिक्लाइन करती चली जा रही है। जल संसाधनों को देखते हुए भारत के लिए खाद्यान्न, फाइबर और अन्य जरूरतों की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि एक इष्टतम रणनीति बन गई है कि अगर हमारी लैंड लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, उत्पादन के पांचों संसाधनों में आपने देखा होगा एक लैंड एक ऐसा आपका फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन था कि हम इस जो लैंड था इसकी अवेलेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी को, जितनी हमारे इस ग्लोब में जमीन है केवल उतनी रहेगी, और लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिससे हमारी एग्रीकल्चर लैंड घटती जा रही है। तो हमको न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट होगा। इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो फूड ग्रेन पॉलिसी के अंतर्गत हम जो खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम कर सकेंगे। साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको वाटर कल्टीवेशन आपने देखा होगा, जिसे हाइड्रोपोनिक्स आप कहते हो, जल खेती, जिसके अंतर्गत एक पाइप आप लेते हो, उसमें क्या होता है, ये पाइप होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे होल कर दिए जाते हैं, और होल करने के बाद आपने मान लीजिए टमाटर, यहाँ पर टमाटर के सीड्स को यहाँ पर लगा दिया, और उसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है कि पौष्टिक जल का प्रवाह किया जाता है, जल का प्रवाह किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे हमको क्या हो जाता है, प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। तो यानी बिना लैंड के हमने जल में खेती कर लिया। अब एक हमारे पास आधुनिक युग में एक और आया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी कम है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दीवार टाइप बना लेते हो। आपने देखा होगा इस समय गमले काफ़ी लगाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, गमले रख दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि हम लोग उत्पादन करते हैं और उत्पादन करते हैं। इसको कहते हैं कि जब हमारे पास भूमि कम हो जाती है तो हम लोगों ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से कई नई प्रकार की एग्रीकल्चर विधियों का जन्म लिया और उसके परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से उत्पादन करना प्रारंभ कर रहे हैं,
ताकि हमारे जो आवश्यक फूड ग्रेन है उसकी उपलब्धता हो सके और जो हमारे पास न्यू जनरेशन होगी उस जनरेशन्स को हम इसके अंतर्गत अनाज की उपलब्धता करा सकेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक घटती भूमि और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि और न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन, ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है हमें भविष्य के लिए। तो ये विजन हमको बताता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड लगातार घटती जाएगी, भविष्य में भी घटेगी। हर व्यक्ति को एक बहुत बड़ा मकान चाहिए होगा, हर व्यक्ति को एक बिजनेस चाहिए होगा जिसमें वो एग्रीकल्चर ना करके अदर सेकेंडरी या द्वितीयक या तृतीयक एक्टिविटी को संपादित करना चाहता कोई भी व्यक्ति होगा। तो जब द्वितीयक एवं तृतीयक एक्टिविटी को संपादित करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड कम होगी, और जब एग्रीकल्चर लैंड कम होगी तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा। अगला, इस लक्ष्य को टिकाऊ तरीके से प्राप्त करने का तरीका एकमात्र है। क्या कि तरीका उत्पादन में जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। देखो एडवांस टेक्नोलॉजी का आपने देखा होगा कि इस समय नेनुआ जो आपका आ रहा होगा, आपका खीरा जो आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रहा होगा, क्योंकि ये हम ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं ताकि अपनी क्या हो जाएगा फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकें। इसके लिए आवश्यक खाद्यान्नों के लिए सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना लक्ष्य है। और बेहतर सिंचाई के लिए आपने देखा होगा सोलर पैनल के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं, नहरों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि अब वो जो इरिगेशन एक प्रॉब्लम थी उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं रह गई। भारत सरकार ने इस नीति को अमल में लाने के लिए 1965 में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी ताकि फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी को और बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार की एजेंसियों की मदद से एफसीआई किसानों को मूल्य समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य में गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद करता है। तो ये क्या करता है, एफसीआई क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीदता है और भंडारगृह में रखता है और प्रोक्यूरमेंट प्राइस के माध्यम से राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक लोगों को तक इस चीज को वो पहुंचाता है। एफसीआई खाद्यान्न की खरीद और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। प्रत्येक रबी की फसल हो चाहे वो खरीफ की फसल हो, मौसम से पहले केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको क्या बोलते हैं, CACP बोलते हैं। अगर आपसे बोले कि MSP की घोषणा कौन करता है तो वो CACP करता है। ठीक है, तो CACP जो होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अधिकतर सिविल में और PCS में पूछा गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण, देखो निर्धारण भी यही CACP करता है कि इस साल गेहूं का कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, धान का कितना रहेगा, गन्ना कितना रहेगा, तो निर्धारण कौन करता है तथा लागू कौन करता है, CACP कृषि आपका केंद्र सरकार की एजेंसी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। CACP विभिन्न कृषि आदानों की लागतों को, जैसे हमको गेहूं के उत्पादन में क्या लगता है कि हमको ट्रैक्टर लगता है, आपने देखा होगा, फिर हमको क्या कर लगता है, सीड्स लगते हैं, फिर हमको क्या लगता है, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, प्लस हमको क्या करता लगता है, फर्टिलाइजर लगते हैं, प्लस हमको पेस्टिसाइड तो होगा फर्टिलाइजर के बाद। इस प्रकार जितनी भी चीजें हमारी लागतें आती हैं उन लागतों को हम लोग C2 के अंतर्गत कैलकुलेट कर लेते हैं। किसमें रखते हैं, देखो कई कंपोनेंट होते हैं, C1 एक कंपोनेंट है, ठीक है, C2 दूसरा कंपोनेंट है, C3 SN लाल की बुक अगर आपके पास इंडियन इकोनॉमी होगी तो इनको सारा C1 के अंतर्गत कौन कौन सी लागतों को जोड़ा जाता है, C2 के अंतर्गत कौन कौन सी लागतों को जोड़ा जाता है, C3 के अंतर्गत कौन कौन सी लागतों को जोड़ा जाता है, तो इसमें अच्छे से दिया गया है। तो इसके अंतर्गत MSP के अंतर्गत हमने C2 को, यानी जो इसमें इनपुट कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को इंक्लूड करने के साथ ही साथ इसमें 50 रुपए हमने क्या किया कि उसका न्यूनतम लाभ जो होता है सामान्य लाभ वो जोड़ करके MSP की घोषणा कर देते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि एम स्वामीनाथन समिति के सिफारिशों के आधार पर एमएसपी C2+50 एमएसपी वर्तमान में मिल रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सिविल में आईएएस में बहुत ज्यादा पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट है खरीद को अधिकतम करने के लिए, क्योंकि अगर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद लेगी, अनाजों को खरीद लेगी, तो हमारी फूड ग्रेन जो पॉलिसी है वो प्रभावी इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो इसलिए खरीद को अधिकतम करने के लिए, परिवहन लागतों को कम करने, अगर ज्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से कि हम उस अनाज को प्रॉपरली नहीं, मतलब खरीद तो लेंगे लेकिन लागत बहुत होने से सरकार को बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी। एमएसपी संचालन की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को विकेंद्रीकृत खरीद, ठीक कहते हैं कि आपके पास डीसीपी, विकेंद्रीकृत खरीद का मतलब होता है कि यहां से वहां से, यानी एक ही जगह से खरीद नहीं बल्कि हर जगह से खरीदारी को, प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, ताकि यह न लगे कि नहीं अब आपको इसी रेट पे खरीदना पड़ेगा। विकेंद्रीकृत खरीद के अंतर्गत होता कभी कभी अनाज हमको सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए डीसीपी को, ठीक है, डिसेंट्रलाइज आपके पास क्या होता है, डिसेंट्रलाइज आपके पास ये परचेजिंग ये होती है, तो इसको प्रोत्साहित किया गया है ताकि अनाज सस्ते में उपलब्ध हो जाए और हम फिर उसको अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये सरकार चाहती है। अगला, हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने पर जोर देने के साथ खरीद कार्यों को का राज्यों में विस्तार हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खाद्यान्न उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भंडार गृह की क्षमता पहले से बढ़ा दी है। अब आपने देखा होगा पूरे साल टमाटर की उपलब्धता रहती है, पूरे साल आपको फल की उपलब्धता रहती है। अब आपको कोई क्राइसिस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की जो फूड भंडार गृह है वो अपनी पूरी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत कम लागत में मंडी पर उस चीज़ों को उपलब्ध करा देता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे देश में जो खाद्यान्न की उत्पादन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और साथ ही साथ खरीद कार्यों का कई राज्यों में विस्तार हुआ। पहले खरीद कार्य जो थे, हम लोग क्या करते थे, एमएसपी में जो खरीदते थे वो बहुत कम लिमिटेड राज्यों में हुआ करता था, लेकिन अब सारे राज्यों में होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमारे पास अनाज की उपलब्धता काफ़ी तेजी से बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अब हमारे पास जो होता है, जो संचय है, जो हमारा भंडारण है, वो भंडारण हमारा प्यास क्या होता है, स्टॉक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। यानी हम अच्छा बैकअप के साथ काम कर रहे हैं कि अगर हमारे देश में कोई ऐसी आपदा आ जाती है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि अगर विदेशों में कोई आपदा आ जाती तो हम उनकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। 319 लाख टन का बफर स्टॉक मानक से कहीं अधिक हो गया है। इसलिए अब किसानों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, आवश्यकता को पूरा करने, खरीदारी को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने, बफर स्टॉक को बनाए रखने, अधिशेष को विकृत किए बिना अधिशेष का निपटान करने के लिए खाद्यान्न की खरीदारी, वितरण, निपटान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। यानी बाजार में हम लोग क्या कहते हैं कि बाजार में जो मार्केट मैकेनिज्म है, उस मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत, क्योंकि हमारे पास अब स्टॉक अच्छा हो गया है, तो जब स्टॉक अच्छा हो गया है तो अब हमारे पास जो होता है कि जो खाद्यान्न की राशनिंग है, वो खाद्यान्न की राशनिंग प्रॉपरली तरीके से ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यानी हमारे पास जो खाद्यान्न की प्रॉब्लम, खाद्यान्न की राशनिंग की जो समस्या पहले आ रही थी कि हमारे पास जो भ्रष्टाचार था या कोई अदर प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम उचित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन तक अब हम आसानी से पहुंच जा रहे हैं। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों को सुरक्षित रूप से भंडारित करने के लिए एफसीआई के पास सभी राज्यों में कवर गोडाउन का अपना ग्रिड है।
कवर गोडाउन मतलब हम उसको ढक सकते हैं और उसको सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय भंडारण निगम CWC और राज्य भंडारण निगम जैसी एजेंसियों के साथ निजी पार्टियों से भी क्षमता किराए पर लेता है, क्योंकि मैंने बोला था कि हमने MSP पर हम अनाज तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास भंडारण की क्षमता कम होने के कारण हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन क्या हो जाता है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग केंद्रीय भंडारण निगम CWC और निजी पार्टियों से हम किराए पर हम लोग उनके भंडार गृह को ले लेते हैं, जिससे हमारा अनाज सुरक्षित बना रहता है। अतः पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है। 783 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले खाद्यान्न का केंद्रीय भंडारण 555.40 लाख मीट्रिक टन था। 2017 का डेटा कह रहा है। ठीक है, खाद्यान्नों के बढ़ते उत्पादन और अनुवर्ती खरीद से निपटाने के लिए विभागों ने निजी उद्यमी गारंटी योजना शुरू की है, जिसमें निजी उद्यमियों के माध्यम से भी इस काम को हम संपादित कर रहे हैं। PEC योजना 2008 में देश में कवर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए है, यानी पब्लिक के जो प्राइवेट आपका सेक्टर है उस प्राइवेट यानी निजी उद्यमी गारंटी योजना जो होती है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप जो आपके पास स्कीम होती है, इस योजना में देश में कवर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था 2008 में। ठीक है, PEC योजना के तहत गोदामों का निर्माण PP मोड पे किया गया, पब्लिक आपका प्राइवेट आपका PP मोड जो था, पार्टनरशिप ट्रिपल पी जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनरशिप करके इस तरह के गोदामों को निर्माण किया जाता था, जहां पर अनाजों को हम सुरक्षित रख सकें। और भूमि निर्माण लागत चयनित भागीदारी द्वारा वहन की जाती थी, यानी जो चयनित भागीदार थे उनके माध्यम से। जैसे मैंने कोई प्राइवेट सेक्टर, मान लो मेरे पास कोई जमीन है, तो मैंने गवर्नमेंट को आमंत्रित किया कि आइए मेरी जमीन पे आप इसको बनाइए और हम लोग साथ में काम करेंगे। भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के तहत स्टील साइलों को बनाए जा रहे हैं। स्टील साइलों का मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास स्टॉक में यह नहीं होता कि चूहे घुस जाएं, मतलब हमारा पास जो होगा जो एयर टाइट रहेगा। एयर टाइट का मतलब होता है उसमें अनाज में कोई भी कीड़े वीड़े भी लगेंगे नहीं, मतलब आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम उसको डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और उपलब्धता, याद रखना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 हमारे यहां आया। इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे पास जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था? 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या कहता है कि जो आवश्यक वस्तु है, जैसे आपका गेहूं, चावल, आपका आलू है, आपका प्याज है, इनको केवल आप अपने कंजप्शन से अधिक नहीं अपने घरों में रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में 10 क्विंटल 20 क्विंटल गेहूं है तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर 10,000 क्विंटल गेहूं मिल जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप मार्केट मैकेनिज्म को प्रभावित करना चाहते हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम यह कहता है कि आपको जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उतनी ही आवश्यक वस्तुएं आप अपने घरों में रखेंगे, अन्य वस्तुओं को आपको बाजार में बेचना होगा ताकि मार्केट में सभी का इसमें राइट्स बन सके। तो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 2000 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि खाद्यान्न की आपूर्ति को बनाए रखने और उसकी उपलब्धता, आपूर्ति और उपलब्धता जहां पर एक्सेसिबिलिटी ना हो वहां पर लोगों को पहुंचाएं तथा उसको वितरण को सुरक्षित करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 अधिसूचित किया गया, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2015 के अंतर्गत उसको उचित मूल्य के माध्यम से जो लोगों को आवश्यकता है उनको उस अनाज की उपलब्धता कराई जाए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है तथा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नियंत्रण आदेश 2015 के अंतर्गत आप निश्चित रूप से लोगों को खाद्य सुरक्षा या खाद्यान्न कहते हैं फूड एंड सिक्योरिटी राइट्स को उपलब्ध कराया जा रहा है। TPDS राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री वितरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत आदेश जारी करने का
अधिकार प्रदान करता है। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश टीपीडीएस आदेश के प्रावधानों के असंगत नहीं होंगे। यानी जो हमारे पास होगा वो उसी का, जो हमारे पास अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था, उसी का अगले पार्ट के रूप में ये काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को स्थिर रखना जरूरी होता है। खाद्यान्नों को निर्यात और आयात की आपूर्ति नतीजन सरकार भारत सरकार ने निजी तौर पर निजी पार्टियों द्वारा गैर बासमती चावल के मुफ्त निर्यात की अनुमति दी है। देखो, अगर हम अपने देश से अनाज का एक्सपोर्ट कर देंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हमको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अगर हम कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बहुत ज़्यादा मांग है, तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी और सरकार से अनुमति लेने के परिणाम स्वरूप ही आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। 2011 के बाद से स्टॉक राज्य व्यापार उद्यमी एसटीई और कुछ अन्य को भी गैर बासमती चावल के निजी तौर पर रखे गए स्टॉक को निर्यात करने की अनुमति दी गई, जिसमें गेहूं को भी बाद में शामिल किया गया। सीमा शुल्क ईडीआई के माध्यम से गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। बंदरगाह, गैर ईडीआई भूमि कस्टम स्टेशनों के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति हुई। भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल सीमा पर मात्रा के पंजीकरण के अधीन डीजीएफटी के साथ बीज गुणवत्ता वाले चावल और अन्य भूसी में चावल का निर्यात लाइसेंस के तहत, देखो इसके लिए लाइसेंस लेना, अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जितना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, क्वालिटी को भी उनके साथ सारा शेयर करना पड़ेगा। अगला, भारत में तेजी से बढ़ती आबादी, अनुमानित 13-30 मिलियन जून 2019, अब तो 41 भी हो गई ना, कि खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यानी हमारे लिए लगातार ये चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए भूखमरी, कुपोषण को कम करने के लिए खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर आधारित खाद्य सुरक्षा की रणनीति की आवश्यकता है, जो कई अवांछनीय मौतों का स्रोत है। आज भी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी डेथ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉपुलेशन या हमारे देश के लोग हैं, वो प्रॉपर फूड ग्रेन्स का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये अवांछित मौत हो पा रही है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ये मानती है कि हर किसी को खाद्य सुरक्षा, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है और हर एक परिवार को ये अधिकार मिलना चाहिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ये खाद्य सुरक्षा जैसे अधिकार को क्या करती है, उपलब्ध करा रही है और देश काफी तेजी से हमारा ग्रो कर रहा है। लोगों की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। ठीक है, अगला है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको इसका अधिकार दे रखा है, के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में भोजन को उपलब्ध कराकर पोषण संबंधी शांति से सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जिसे अब तक कल्याणकारी उपाय माना जाता है और उसे अब एक अधिकार बना दिया गया था। पहले यह था कि ठीक है खाद्यान्न उपलब्ध कराना वो था, लेकिन नहीं, ये आपको राइट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस राइट्स के अंतर्गत आपको अनाज की उपलब्धता की जा रही है। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% तक तथा शहरी आबादी के 50% तक कवरेज का प्रावधान करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में 75% तक पॉपुलेशन इसके अंतर्गत कवर की जाती है तथा अर्बन क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्रों में 50% के अंतर्गत इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यह कवरेज खाद्यान्न 2 श्रेणियों के अंतर्गत आपने देखा होगा, AAY अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा गरीब थी उसको इसके अंतर्गत कवर किया गया था, तथा आपने देखा होगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत AAY को सन 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2.5 करोड़ परिवार, पहले 2 करोड़ थे, बाद में इसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ कर दिया गया था। ऐसे परिवार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न यानी गेहूं आपके पास तो गेहूं चावल की जो उपलब्धता थी 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये किलोग्राम के अंतर्गत
उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, मोटे अनाज आपके पास तो ये 3 कैटेगरी थे, तो यानी मोटे अनाज को 1 रुपए केजी, गेहूं को 2 रुपए केजी, चावल को 3 रुपए केजी के अंतर्गत इन परिवारों को उपलब्ध कराया था गया था जो 35 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। प्राथमिकता वाले परिवार को 5 किलोग्राम प्राप्त करने का हकदार था। उपयुक्त अत्यधिक रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही थी। इसके अलावा नेशनल फूड कॉर्पोरेशन अधिनियम मातृत्व अधिकारों को मान्यता देता है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है या माँ बहन है तो उन महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, इन बच्चों को कुछ श्रेणी तक प्रत्येक दिन मुफ्त अनाज के लिए पात्र हैं, तो इनको भी राइट टू फूड के अंतर्गत अनाज उपलब्ध कराया जाता। इसका उद्देश्य था लक्षित सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अब सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिसमें लगभग 80.55 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जबकि लक्ष्य 81.34 करोड़ व्यक्तियों को कवर करना था। तो देखिए, लक्ष्य के आसपास ही हमने अपने टारगेट को अचीव किया। चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादर और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में अधिनियम को नकद हस्तांतरण मोड में लागू किया गया। सब्सिडी यानी वही आपके पास रहता है, कैश टू बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लिया गया है, और सब्सिडियों के जो सब्सिडी थी लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। तो वहां पर 1 रुपए 2 रुपए 3 नहीं, वहां पे पूरे अनाज का मूल्य लिया जाता है, लेकिन सब्सिडी को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नियंत्रण आदेश 2015 के तहत अधिसूचित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों को बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है। यानी जो हमारे पास राइट टू फूड या फूड सिक्योरिटी एक्ट बने 2013 या 15, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत ही बनाए गए। तो ये था हमारे पास